हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों, अगर आप ट्वेल्थ पास कर चुके हो तो आपके लिए एक ऐसी जॉब है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र ट्वेल्थ मांगा गया है। लेकिन इस जॉब में मिलने वाली सैलरी और फैसिलिटीज़, जो सुविधाएं इस जॉब में मिलती है, वो उस लेवल की है जो कि आपको ग्रेजुएशन होने के बाद मिलती है। वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी है, सैलरी और फैसिलिटीज़ के अलावा मैं आपको कई सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो कि सीजीएल से मिलने वाली कई सारी पोस्ट हैं उसमें भी नहीं मिलती है। और फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो, आज 5 मई 2020 है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का जो एग्ज़ाम था 2019 वाला, वो आज ही होने वाला था। बट जो कि आपको पता है, बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक यहाँ पर सारी एग्ज़ाम सब डिले हो चुकी है, पोस्टपोन हो चुकी है। तो अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम आज नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा कि आज ही के दिन ये वीडियो बना दिया जाए और जितनी भी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल है एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में, जो भी जानकारी हो सकती है, वो सारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अवेलेबल करवाने वाला हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, ऐसी कोई भी डाउट आपका नहीं होगा जो इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले ना दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि स्टेनोग्राफर होता क्या है। देखो, स्टेनोग्राफर जो होता है ना, इसको हिंदी में कहते हैं आशुलिपिक या आशुलिपि लेखक। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या काम करता है? पर्सन हुज जॉब इज टू ट्रांसक्राइब स्पीच इनटू शॉर्ट हैंड। ट्रांसक्राइब का मतलब क्या होता है? कोई भी सी स्पीच आपको दी गई है तो उस स्पीच को आपको एज इट इज़, मतलब जिस जिस तरीके से जिस भाषा में दी गई है उसी भाषा में आपको एज इट इज़ लेजिबल फॉर्म में लिखना। बेसिकली स्टेनोग्राफर को ना शॉर्ट हैंड में चीज़ें लिखना होती है। जो भी स्पीच दी जा रही है, कुछ भी बोला जा रहा है, तो उसको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। अब ये समझो कि शॉर्ट हैंड क्या होता है। तो देखो, यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? देयर इज़ अ निंजा स्टैंडिंग बिहाइंड। इसी इंग्लिश वाली सेंटेंस को, वर्ड्स को मैं शॉर्ट हैंड में इस प्रकार से लिखूंगा, है ना। उसके बाद लिखा है यू आई एम नॉट जोकिंग यू। तो इसको हम शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, सीरियसली नीड टू रन। ओके, तो इसको हम शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखते हैं। तो क्या होता है ना, जब कोई आपको स्पीच दी जाती है, आपको कुछ बोला जा रहा है, तो वो एक नॉर्मल फॉर्म में बोला जा रहा है। जैसे कि मैं आपको अभी कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, तो इसको अगर आपको लिखना है तो आप जनरल हिंदी में नहीं लिख सकते हो फटाफट। तो उसके लिए आपको शॉर्ट हैंड की ज़रूरत होती है। तो जितनी अच्छी कमांड आपकी शॉर्ट हैंड पे होगी ना, उतना अच्छा आपको करियर में आपको ग्रोथ मिलेगा और उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको ग्रो करने की। फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की और पूरी मेहनत की है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा एग्जॉस्टिव बना सकूँ बनाऊँ, जितना ज़्यादा डिटेल में आपको दे सकूँ, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड छूटे ना, ठीक है। तो देखिए, हम इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट जॉब डिटेल्स, मतलब एक स्टेनोग्राफर की जॉब जो ग्रेड सी ग्रेड डी की जॉब होती है, इसमें क्या डिटेल्स होती है, हर चीज़ देखने वाले हैं। फिर उसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम की डेट के बारे में जानेंगे, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, कैसे एग्जाम होती है, उसके बाद आपको तैयारी कैसे करनी है। मैं कई सारे आपको स्टडी मटेरियल दूंगा, फ्री पीडीएफ होंगे, बहुत सारे कौन कौन सी बुक्स आपको तैयारी करनी है, उस सबके पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जितनी भी रेलेवेंट बुक्स हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो सारी बुक्स के पीडीएफ अच्छी क्वालिटी के मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा इस एग्ज़ाम के कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो वो सारे क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देन हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम का फाइनल कट ऑफ मार्क्स कितना होता है। किस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई आपको करना है तो आपका कट ऑफ कितना होना चाहिए, मिनिमम नंबर आपको कितने लेकर आना ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि अगर आप इन फ्यूचर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो अच्छे नंबर से, अच्छी मेहनत करके, तो एज ए ग्रेड सी और ग्रेड डी स्टेनोग्राफर आपका क्या काम होगा, आपके काम का नेचर क्या होगा, आपकी सैलरी कितनी होगी, उसके अलावा आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, पोस्टिंग्स आपकी कहाँ कहाँ होती है, ट्रांसफर्स आप पे कैसे होते हैं, प्रमोशंस कैसे होंगे, मतलब कितने कितने साल में आपका प्रमोशन होगा और किन किन पोस्ट पे होगा, इनकी वैकेंसीज कितनी कितनी आती है हर साल। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर जॉब का दूसरी पोस्ट से हम कंपैरिजन भी करेंगे कि किन किन मायनों में ये जॉब दूसरी जॉब से अच्छी है। तो सबसे पहली बात तो, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम को कंडक्ट कराता है, हर साल एक बार एग्जाम होती है। और 2019 वाला जो नोटिफिकेशन था वो 20 सितंबर को आया था। कई बच्चों ने इसमें अप्लाई किया, 18 अक्टूबर की आखिरी डेट थी। और जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया थम सी गई है, कोई भी ऐसी गैदरिंग नहीं हो रही, जैसे कि कॉलेज स्कूल हो गए, सिनेमा हॉल या मॉल्स जहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है। तो ये एग्ज़ाम जो होती है ये भी ऐसी होती है, आपकी सीबीटी एग्ज़ाम होती है जहाँ पर कई सारे बच्चों को इकट्ठा होना होता है। तो उसकी वजह से ये एग्ज़ाम्स भी नहीं हो रही है, डिले हो गई है। तो 28 अप्रैल को इसका एडमिट कार्ड आना वाला था जो नहीं आया, और 5 मई यानी कि आज ही के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसको ये एग्ज़ाम होने वाली थी, स्टार्ट होने वाली थी, बट ये एग्ज़ाम नहीं हुई है। तो इन फ्यूचर फ्रेंड्स, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, कोई भी जानकारी मुझे मिलती है इससे रिलेटेड, तो मैं तुरंत एक नोटिफिकेशन का वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल सी बात यहाँ पर मांगी गई है, 12th क्लास। मतलब कि द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड। सिर्फ और सिर्फ आपके 12वीं मांगा गया है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में 12th पास किया हो, कॉमर्स में, मैथ्स में, आर्ट्स में, किसी में भी।
आपको सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पास करना है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस जॉब में कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको उन पोस्ट में भी नहीं मिलेगी जो पोस्ट आपको ग्रेजुएशन के बाद मिलती है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हाल फिलहाल हम आगे की चीज़ देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। एज लिमिट आपकी क्या होगी? आपकी मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल, है ना। तो क्योंकि आप 12th पास करते हो, आपकी 18 ईयर्स एज होती है, तो 18 साल से आप पे कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से आपके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो एज काउंट होगी आपके 1 जनवरी 2020 को काउंट होगी। और 30 ईयर जो एज है आपकी वो ग्रेड सी के लिए है और 27 साल जो एज है आपकी वो ग्रेड डी के लिए। देखो ग्रेड सी और ग्रेड डी जो है ना, इन दोनों में भी क्या फ़र्क है, सैलरी के अलावा भी काफ़ी फ़र्क है इन दोनों पोस्ट में। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में क्या एक्चुअल डिफरेंस है इन दोनों में। एज लिमिट को लेकर के ना आप लोगों का काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एज लिमिट आपको काउंट कैसे करना है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे 30 साल की, है ना, तो आपके 30 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2020 से आप काउंट होगी। इसका मतलब क्या? आपका बर्थडे अगर 1 जनवरी दो 1990 को आता है या उसके पहले आता है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, आपका जो बर्थडे है वो 2 जनवरी 1990 को आएगा या उसके बाद आएगा तो ही इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल रहोगे। और ऐसे ही आप एज लिमिट काउंट कर लेना ग्रेड डी के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम की प्रोसेस की, एग्ज़ाम कैसी होती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो देखिए ना, एग्ज़ाम जो होती है 2 फेज़ में होती है, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 में क्या होता है, 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका। उसमें आपके 50 नंबर का रीजनिंग आएगा, 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा और 100 नंबर का आपका इंग्लिश आएगा। अच्छी बात उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स बहुत वीक होता है और मैथ्स में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए अच्छी न्यूज़ इसमें यह है कि इसमें मैथ्स नहीं पूछा जाता। ये वाला जो आपका एग्जाम होगा ना, ये आपका सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, एक सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा, सेंटर पर जाकर के आपको एग्जाम देनी होगी। इस पर्टिकुलर फेज़ के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है उसके लिए कई सारी बुक्स अवेलेबल है। तो मैं कई सारी बुक्स आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। इन सभी बुक्स के अच्छी क्वालिटी के पीडीएफ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। ये सारी बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट बुक्स हैं, मतलब कि इन बुक्स से सबसे अच्छी तैयारी हो सकती है, बिकॉज ये पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम के लिए तैयार की गई है। तो अगर इन बुक से आप तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इन सभी किताबों की अच्छी क्वालिटी के पीडीएफ दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी किताब आपको ज़्यादा प्रेफरेबल लगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ मार्केट में आपको ये आसानी से मिल जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं सीबीटी यानी कि फेज़ 1 के कट ऑफ की। ठीक है, कट ऑफ का मतलब क्या, मिनिमम इतने नंबर तो आपको लाना ही पड़ेंगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है। ये मैंने पिछले कुछ सालों का एवरेज कट ऑफ निकाला है। ग्रेड सी का अलग आता है, ग्रेड डी का अलग आता है। अगर आपको हर साल का कट ऑफ देखना है, मतलब कि आपको 2016 में जो एग्जाम हुई, 17 में एग्जाम हुई, 18 में जो एग्जाम हुई, लास्ट जो एग्जाम्स हो चुकी है उनके इंडिविजुअल लेवल पर आपको एक एक कट ऑफ देखना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। आपको वहाँ पर डिटेल में कट ऑफ मिल जाएगा, ताकि आपको अनुमान लग जाएगा कि अलग अलग सालों में अलग अलग कट ऑफ कितने कितना आया हुआ है। अगर आप सीबीटी को क्लियर कर लोगे, मतलब कि फेज़ 1 को अगर आप क्लियर कर लेते हो सक्सेसफुली, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो स्किल टेस्ट के लिए, फेज़ 2 के लिए। अब स्किल टेस्ट को दोस्तों अच्छी तरह समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कोई मार्क्स नहीं होते, आपको नंबर नहीं लेके आना, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है। इसको आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। अगर इसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगे, आप एग्जाम की कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे। अब स्किल टेस्ट के अंदर होता क्या है कि कैंडिडेट्स को, यानी कि आपको एक डिक्टेशन दिया जाएगा 10 मिनट के लिए। आपको एक डिक्टेशन दिया जाएगा, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है। आपको अगर कंफर्टेबल इंग्लिश में लगता है तो इंग्लिश में आप चूज़ करेंगे, और हिंदी हो तो हिंदी में चूज़ करेंगे। तो मान लीजिए हम इंग्लिश में बात करें, तो इंग्लिश में आपको एक डिक्टेशन दिया जाएगा 10 मिनट के लिए। मतलब कि आपको एक स्पीच सुनाई जाएगी 10 मिनट के लिए, और आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। ठीक है, तो आपको जो स्पीड होना चाहिए वो स्पीड होना चाहिए 100 वर्ड पर मिनट। अगर आप ग्रेड सी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो 100 वर्ड पर मिनट होगी, और अगर आप ग्रेड डी के लिए कर रहे हो तो 80 वर्ड्स पर मिनट होगी आपकी स्पीड। अब जब आपने इस स्पीच को, मतलब कि 10 मिनट के अंदर जो आपको स्पीच दी गई है, उस स्पीच को आपने लिख लिया है शॉर्ट हैंड में, फिर आपको इसको ट्रांसक्राइब करना होगा कंप्यूटर में। ठीक है, ट्रांसक्राइब मतलब क्या, उसको जैसा कहा गया है, जिस भाषा में कहा गया है, एज इट इज़ आपको उसको लिखना होगा। ठीक है, अभी जो ट्रांसक्राइब करना है, यानी कि टाइप करने की जो स्पीड है, इसकी भी अलग अलग है। अगर आप ग्रेड सी के लिए तैयारी कर रहे हो, ग्रेड सी के लिए आप चाहते हो, तो आपकी इंग्लिश में जो टाइपिंग स्पीड होना चाहिए वो 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में 55 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। और अगर ग्रेड डी की बात करें तो आपको वो 50 मिनट्स में, इंग्लिश वाला 50 मिनट्स में टाइप करना है और हिंदी वाला 65 मिनट्स में टाइप करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली करना क्या, स्किल टेस्ट में आपको एक स्पीच सुनाई जा रही है, उस स्पीच को आप शॉर्ट हैंड में लिख रहे हो, फिर वही शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ आप
कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो, है ना, ये प्रोसेस होती है। बट आपको इन सब काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर ही आपको ये काम करना है। अगर आप टाइम को एक्सीड कर जाते हो, मतलब कि ज़्यादा समय लेते हो, तो आप एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि आपको शॉर्ट हैंड की भी तैयारी अच्छे से करना है अभी से, और आपको टाइपिंग की स्पीड की भी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी अभी से। अब एक और ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शायद बहुत कम बच्चों को पता होती है, मैं आपको बता दूं। स्किल टेस्ट जो आप अभी देने वाले हो, उसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो और आप अल्टीमेटली आप जॉब ले लेते हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी जो जॉब लगती है रेलवे मिनिस्ट्री में, ठीक है, और अभी जो आपने स्किल टेस्ट दिया था वो आपने दिया था इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब कि आपने शॉर्ट हैंड में स्पीच सुनी और शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ इंग्लिश में सुना और इंग्लिश में ही टाइप किया। तो जॉब लगने के बाद रेलवे मिनिस्ट्री में आपको किसी भी हालत में आपको हिंदी में शॉर्ट हैंड सीखना पड़ेगा। और वहीं जो बच्चों ने हिंदी में भी शॉर्ट हैंड दिया है और स्किल टेस्ट दिया है और स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया है हिंदी लैंग्वेज में, उनको जॉब लगने के बाद इंग्लिश में सीखना पड़ेगा। और कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में निपुण हो, मतलब आप शॉर्ट हैंड भी करें और टाइपिंग भी करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, मतलब कि जॉब लगने के बाद अगर आप मान लीजिए हिंदी से आप क्वालिफाई करके आओ और इंग्लिश में आप नहीं कर पाते हो, तो आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दिया जाएगा, मतलब वो कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर अंदर, जॉब लगने के बाद प्रोबेशन पीरियड के अंदर अंदर आपको दूसरी वाली लैंग्वेज में किसी भी हालत में आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और प्रोबेशन पीरियड दोस्तों 2 साल का होता है, तो मेरे ख्याल में तो बड़े आराम से आप कर लोगे। बाकी ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि ये कंपलसरी होता है, जॉब लगने के बाद में आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और इसके पीछे जो रीज़न है ना, वो यही है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो इंग्लिश में काम करते हैं और कई सारे पर्टिकुलरली हिंदी में ही काम करते हैं। क्योंकि आज आज के समय में ना, जहाँ हिंदी स्पीकिंग बेल्ट होता है, तो वहाँ पर हिंदी को ही ज़्यादा फोकस किया जाता है और हिंदी में ही काम होता है। और सदर्न पार्ट्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, वहाँ ज़्यादातर काम इंग्लिश में होता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी रखा है और आपको दोनों ही लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड टेस्ट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। इसमें वैकेंसी कितनी आती है, तो देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए अलग अलग आती है। लास्ट अपडेटेड वैकेंसी देखेंगे तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में जो वैकेंसी आई थी वो 429 आई थी और ग्रेड डी में आई थी 1276। अब ये वैकेंसी आती कहाँ पर है, ये वैकेंसी आती है भारत सरकार के अंदर आने वाले जितने भी मंत्रालय हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर आती है। जैसे कि मिनिस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ऐसे जितने भी मंत्रालय वहाँ पर वैकेंसी आती है। इसके अलावा डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीबीआई, नीति आयोग, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इस प्रकार के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर वैकेंसी आती है। इसके अलावा आपको जितने पीयूसीज होते हैं, जैसे कि बीएचईएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में भी वैकेंसी आती रहती है। तो कुल मिलाकर के देखिए, टोटल ग्रेड सी के लिए 12 अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होते हैं और ग्रेड डी के लिए 48 मिनिस्ट्री और 48 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। बाकी ग्रेड सी और ग्रेड डी में ना एक्चुअल डिफरेंस क्या मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फाइनली हम दोस्तों समझते हैं कि काम क्या होता है, नेचर ऑफ वर्क क्या है। एज अ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में या ग्रेड डी में आपको क्या काम करना होगा। देखिए जैसा मैंने आपको बताया है कि आपके पोस्टिंग कहाँ पर होगी, भारत सरकार के अंदर आने वाले कई सारे मंत्रालय और डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। तो आपकी पोस्टिंग किसके अंडर में होगी, जितने भी ऑफिसर्स लेवल के, अधिकारी लेवल के लोग होते हैं, उनके अंडर में आपकी पोस्टिंग होगी। और आपको एक पर्टिकुलरली किसी एक ऑफिसर के अंडर में रखा जाएगा, जैसे कि अंडर सेक्रेटरी हो गया, जॉइंट सेक्रेटरी हो गया, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर की पोस्ट में होता है या असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे होते हैं। तो ये जो ग्रुप ए ऑफिसर जनरली होते हैं, इनके अंडर में आपको रहना होगा। और मोर और लेस आप समझ सकते हैं एक प्रकार का पीए की तरह पोस्ट होती है। अब इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा। देखिए जो आपके सीनियर ऑफिसर होंगे, जैसे मान लीजिए आप रेलवे मिनिस्ट्री में आपका अपॉइंटमेंट हुआ और आप जॉइंट सेक्रेटरी के अंदर में ग्रेड सी में, तो जॉइंट सेक्रेटरी के अंडर में आप होंगे। तो जो भी जॉइंट सेक्रेटरी का काम है, मतलब कि जो भी काम उन्हें करना है, तो वो पर्सनली खुद नहीं करेंगे, वो पर्सनली लेटर टाइप नहीं करेंगे, पर्सनली वो कई सारी चीज़ें को अटेंड नहीं करेंगे। तो उनको आपको एक तरह का एड देना है, एक तरह की हेल्प देना है। तो आप जो भी वो कहते हैं, आपको डिक्टेशन देते हैं, उनको आपको ट्रांसक्राइब करना है, लेटर्स टाइप करना है, लेटर्स बनाना है, नोट्स बनाना है, मेमोरेंडम बनाना है। इसके अलावा जैसे कई सारे विजिटर्स होते हैं बाहर से, जो लोग मिलने आते हैं उस पर्टिकुलर अधिकारी को, तो उनको आपको अटेंड करना होगा। जिस ऑफिस में, जिस मंत्रालय में आपकी पोस्टिंग हुई है और कंसर्न ऑफिसर को कोई भी मेल आता है, कुछ फाइल्स होती है, कॉरस्पॉन्डेंस होता है, तो उनको भी आप ही को देखना होगा, वो काम भी आप ही का होगा। कई लोग जिसे पर्सनली कॉल करना चाहते हैं लैंडलाइन पे, जैसे कि आजकल तो क्या हुआ है कि जनरली मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, बट एक समय ऐसा था जब मोबाइल फ़ोन काफ़ी कम हुआ करते थे। तो जब आप किसी ऑफिसर को फ़ोन लगाते तो पहले फ़ोन जाता था स्टेनो के पास में, और स्टेनो अपॉइंटमेंट लेकर के या बात करके फिर वो फॉरवर्ड करता था ऑफिसर के पास।
वो ये फ़ोन कॉल्स अटेंड करना भी आपका काम होगा। इसके अलावा जैसे कई बार हर मंत्रालय में एक नियम होता है कि एक मंथली मीटिंग होती है। हर 30 दिन में एक बार होती है मंथली मीटिंग है। इसके अलावा और भी कई सारी मीटिंग्स होती है अलग-अलग समय पे। तो जो भी मीटिंग हो रही है उसके मिनट्स तैयार करना, मतलब कि उस में मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला, क्या डिसीजन हुआ है और क्या फाइनली बातचीत हुई है, उसको एक रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड पे लेकर आना। तो ये काम भी स्टेनोग्राफर का होता है। क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमेशा हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, हर चीज़ तैयार होती है। ऐसा नहीं होता कि मीटिंग हुई है और आपस में बात कर लिया, उसको वहीं खत्म कर दिया। जो कुछ भी है उसको नोट डाउन किया जाता है। तो ये काम जो है नोट डाउन करने का, ये स्टेनोग्राफर का होता है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर जिस भी कंसर्न ऑफिसर के अंडर में अपॉइंट हुआ है, उस ऑफिसर का शेड्यूल होता है कुछ काम करने का। एक महीने का आगे तक का शेड्यूल फिक्स होता है, कहाँ जाना है, कुछ जो भी काम करना होते हैं। तो उसकी प्रॉपर डायरी मेंटेन होती है। किसी को कोई अपॉइंटमेंट दिया हो तो उसकी डायरी मेंटेन होती है। और उस उनके कार्यालय से संबंधित कई सारे दस्तावेज होते हैं, कई सारी फाइल्स होती है, कई सारी चीज़ों को फॉलोअप करना होता है। तो ये सब फाइल्स को मेंटेन करना, उन सब चीज़ों को फॉलोअप करना, ये काम भी स्टेनोग्राफर का ही होता है। माने अल्टीमेटली आप समझ सकते हो, मैं आपको सिंगल लाइन में अगर समझाऊं तो जो ऊपर के लेवल के अधिकारी होते हैं ना, इनके पास छोटे मोटे काम करने का टाइम नहीं होता है। मतलब कि जी उनको अगर कोई लेटर टाइप करना, मान लीजिए कोई जॉइंट सेक्रेटरी है या सेक्रेटरी है रेलवे मिनिस्ट्री में, तो इनके पास इतना टाइम नहीं है कि इनको किसी को कुछ लिखना है, लिख के भेजना है तो 4 पन्ने वो टाइप करने खुद बैठ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ऑफिसर्स को असिस्ट करना उनके काम में, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से डिस्चार्ज कर सके, एफिशिएंटली डिस्चार्ज कर सके, ये काम होता है स्टेनोग्राफर का। अब अच्छी बात ये है ना, स्टेनोग्राफर की पोस्ट में एक प्लस पॉइंट ये होता है, एक स्टेनोग्राफर को ना बहुत ज़्यादा लोगों को जवाब नहीं देना होता है। मतलब उसके बहुत सारे ऑफिसर्स नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इनकम टैक्स में हो, तो इनकम टैक्स में अगर इंस्पेक्टर बनते हो तो आपके आईटीओ होंगे, वो कई सारे हो सकते हैं। आपके असिस्टेंट कमिश्नर है 2 या 3 हो सकते हैं, अगर आप कहीं बड़ी जगह दिल्ली या मुंबई में आप पोस्ट होते हो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप मान लीजिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अंडर में आप स्टेनोग्राफर बनते हो, तो आपको केवल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से ही संबंध रहेगा और किसी से आपको बात नहीं करना, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी का ऑर्डर आपको लेना नहीं है। तो एज ए स्टेनोग्राफर ना आप उस चीज़ से बच जाते हो जो कई लोग, जिस चीज़ से कई लोग सफ़र करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज़्यादातर राजनीति बहुत होती है और बहुत ख़राब प्रकार की राजनीति होती है। तो वो तभी होती है जब कई लोगों के इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, और यहाँ पर स्टेनोग्राफर को कोई खास मतलब होता नहीं है। मान लीजिए आप इनकम टैक्स में कमिश्नर के अंडर में आप स्टेनोग्राफर बने हैं, तो आपको कोई मतलब नहीं पूरे डिपार्टमेंट में क्या काम चल रहा है। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के जो भी काम है उनकी जो भी जॉब है, उनको आप एफिशिएंटली करें और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें, दैट्स इट। अब इसमें ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पोस्ट होगे तो सारी ज़िंदगी आप वहीं पर होंगे। जैसे कि गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होता है कि आपको 3 साल के लिए मिनिमम एक जगह पे रहना होता है, मैक्सिमम हो सकता है। तो 3 साल के बाद में आपकी अलग अलग जगह पोस्टिंग हो सकती है। और क्योंकि ये ग्रुप डी जो ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, तो आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में कभी भी पोस्टिंग की जा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से ये पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई लैंग्वेज बैरियर ना आए। मान लीजिए आप सदर्न इंडिया में रहते हैं या आप यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, आपकी हिंदी आती है और आपको तमिलनाडु भेज दिया जाए या केरला भेज दिया जाए तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, तो गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करती। कोशिश ये करती है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करे, ताकि काम में कोई प्रॉब्लम ना आए, काम इफेक्ट ना करे किसी का भी। अब मैं ना थोड़ा-सा आपको ग्रेड सी और ग्रेड डी के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। जो ग्रेड सी स्टेनोग्राफर होगा और ग्रेड डी स्टेनोग्राफर होगा, इन दोनों के बीच में बुनियादी फ़र्क होता है। केवल सैलरी का फ़र्क नहीं, वो तो हम देखेंगे आगे, लेकिन इसके अलावा और भी फ़र्क होता है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ना हायरार्की होती है, मतलब ऑफिसर्स की हायरार्की होती है, सबसे बड़ा ऑफिसर सबसे ऊपर और ऐसे करते-करते नीचे। तो जो ग्रेड डी स्टेनोग्राफर होता है ना, वो मिनिमम लेवल का जो ऑफिसर होता है वहाँ पर पोस्ट होता है। मतलब वो ऑफिसर जिसके पास थोड़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, थोड़ा कम वर्कलोड हो, तो वहाँ पर ग्रेड डी स्टेनोग्राफर को पोस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि एग्जाम में आप देख सकते हो ना, एग्जाम में ग्रेड सी का आपने देखा होगा स्किल टेस्ट में, आपको कम समय में ज़्यादा टाइप करना, ज़्यादा आपको लिखना है। वहीं ग्रेड डी वाले को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो ग्रेड सी को ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो ग्रेड डी वाले की जो पोस्टिंग होगी वो अंडर सेक्रेटरी के लेवल के या उस लेवल के ऑफिसर्स के यहाँ होती है। और ग्रेड सी स्टेनोग्राफर जो होता है, उसका अटैचमेंट, उसकी पोस्टिंग जो होगी वो हायर लेवल के ऑफिसर के पास होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ज़्यादा लोगों से मिलना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना होगा। देखिए कॉमन सेंस की बात है ना, जितना ज़्यादा बड़ा अधिकारी हमारे देश में होगा, वो उसके पास उतना ज़्यादा काम होगा, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पत्र आएंगे, लेटर्स आएंगे, उतने ज़्यादा उसको पत्र लोगों को लिखना होंगे, तो पत्र व्यवहार बढ़ जाता है। कई सारे फ़ोन कॉल्स उसके पास आएंगे, डेली बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके पास मिलने आएंगे, उसको कई सारे लोगों के पास मिलना जाना पड़ेगा।
और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जितना ऊपर का अधिकारी होता है उसके पास उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती है, तो उन फाइल्स की देख-रेख करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ग्रेड सी ऑफिसर को, ग्रेड सी स्टेनोग्राफर को केवल वहीं अपॉइंट किया जाता है जो ऊपर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप नेचर ऑफ वर्क तो समझ चुके होंगे कि नेचर ऑफ वर्क क्या होता है एक स्टेनोग्राफर ग्रेड सी या ग्रेड डी का। उसको अल्टीमेटली करना कुछ नहीं है, जिस भी ऑफिसर के यहाँ उसको अपॉइंट किया गया है उसको उसको असिस्ट करना है, उस ऑफिसर को असिस्ट करना है उसके काम में, उसे काम को आसान बनाना है, तो कंसर्न ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटीज़ को एफिशिएंटली डिस्चार्ज कर पाए। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रमोशंस की। प्रमोशन अगर आप स्टार्ट करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी से तो 2400 ग्रेड पे आपकी पोस्ट रहेगी। उसके बाद पहला प्रमोशन होगा आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। ठीक है, तो अगर आप अच्छे तरह से तैयारी करते हैं, स्किल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं और सीबीटी में अच्छे नंबर लेके आते हैं तो ये एक प्रमोशन अपना आप बचा सकते हैं, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी पर। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो आपको डायरेक्ट ग्रेड डी में जाना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा एक प्रमोशन के लिए। फिर आप ग्रेड सी में जब होते हो उसके बाद एक प्रमोशन जब आपका होता है तो आप पहुंच जाते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी 4600 ग्रेड पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लेवल 6 है वहाँ से आपका लेवल 7 पे आप पहुँच जाते हो। इसके बाद अगला प्रमोशन होता है आपका पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे। उसके बाद होता है प्रिंसिपल पर्सनल सेक्रेटरी। उसके बाद आपका होता है सीनियर पीपीएस यानी कि सीनियर प्रिंसिपल पर्सनल सेक्रेटरी। तो ये जो पोस्ट होती है दोस्तों ये वाली ग्रुप ए ऑफिसर की पोस्ट होती है। और ये जो होता है सीनियर पीपीएस, ये किसका पीपीएस होता है? ये होता है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, करियर ऑप्शन, ग्रोथ ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं। मतलब अगर आप टाइमली इस पोस्ट को ज्वाइन कर लें तो ये पॉसिबल है कि आप एक लाइफ टाइम में, लाइफ के स्पैन में आप ग्रुप ऑफिसर बन के रिटायर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। जब आप ज्वाइन करोगे एज ए ग्रेड डी स्टेनोग्राफर तो आपकी इन हैंड सैलरी जो आएगी वो लगभग 25,500 रुपये सैलरी आएगी। ये होगी आपकी टीयर 1 सिटीज़ में है। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग होती है अहमदाबाद में, दिल्ली में या मुंबई में, तो वहाँ पर आपकी इतनी इन हैंड सैलरी आएगी। वहीं अगर आप ज्वाइन करते हैं ग्रेड सी स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे तो आपकी सैलरी अहमदाबाद में या फिर दिल्ली में, मुंबई में, किसी भी टीयर 1 सिटी में लगभग 47 to 48,000। ठीक है, तो आप सैलरी में डिफरेंस खुद ही देख लो कि दोनों ही पोस्ट, दोनों ही एक ही एग्जाम से आप जाओगे, तैयारी भी एक जैसी करोगे, लेकिन थोड़ी सी कम तैयारी करके आप कितना बड़ा नुकसान कर सकते हो। तो मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि अच्छी मेहनत करना और आप डायरेक्ट ग्रुप सी वाली पोस्ट लेना, बिकॉज इसमें ग्रेड सी वाली पोस्ट की वैकेंसी काफ़ी कम आती है, ग्रेड डी की ज़्यादा आती है। तो डेफिनेटली आपको उसमें कंपटीशन तो मिलेगा, लेकिन आप अपनी बहुत बड़ी मेहनत बचा लोगे। अगर आप ग्रेड डी में जाओगे तो आपको एक प्रमोशन के लिए वेट करना पड़ेगा ग्रेड सी में आने के लिए। तो सैलरी स्ट्रक्चर तो दोस्तों इस दोनों पोस्ट का काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये दोनों ही पोस्ट बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू वो वाली पोस्ट जो कि आपको सीजीएल के थ्रू मिलती है। कई सारी पोस्ट ऐसी सीजीएल में जैसे कि टैक्स असिस्टेंट होती है जो कि आपको जीएसटी में, इनकम टैक्स में मिलती है। दूसरी कई सारी पोस्ट है जो 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे की है। तो वहाँ पर फ्रेंड्स एक तो क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है अपने ऑफिस में, आपको कई लोगों के ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका केवल एक ही सीनियर है, आपका एक ही बॉस है और केवल उन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करना है और केवल उन्हीं का ध्यान रखना है। अगर हम सीजीएल की उन पोस्ट से कंपेयर करें जिनकी सैलरी लगभग एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के बराबर भी, मतलब कि 4200 ग्रेड पे है या उससे कम भी है, तो आप एक चीज़ समझना, जब आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि आप मान लीजिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के स्टेनोग्राफर हैं, ओके, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो इंस्पेक्टर रिक्रूट होकर आएगा या आईटीओ होगा वो हमेशा आपको प्रायोरिटी देगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा या आपसे रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आप सीधे इंटरेक्ट कर रहे हो कमिश्नर से। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका क्या शेड्यूल है, वो कब कहाँ जाने वाले हैं, वो कब क्या करने वाले हैं, वो सबसे पहले आपको पता होगा। तो अगर आप दिमाग से और समझदारी से सोचें ना तो ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। आपको जो पॉलिटिक्स होती है ना सरकारी विभागों में, उससे आप पूरी तरह से बच जाओगे। और कई सारे बच्चे मुझे आज जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, कई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो मुझे बताते हैं कि प्रॉब्लम काम की नहीं होती, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पॉलिटिक्स की। स्पेशली आज की जनरेशन के जो लोग होते हैं, आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते। वो जो पुरानी तरह की पॉलिटिक्स चलती थी वो उससे बहुत ही ज़्यादा अनभिज्ञ होते हैं, उस तरह से वो सोच नहीं पाते हैं, तो वो अपने आप को बच्चा फंसा हुआ महसूस करता है। तो वो जो प्रॉब्लम है ना वो यहाँ सॉल्व हो जाती है इस पर्टिकुलर पोस्ट में। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगती है, मतलब अगर स्टेनोग्राफी आप सीख सकते हो और आप इस तरह से काम कर सकते हो, तो ये कई मायनों में बहुत अच्छी पोस्ट है एज़ कम्पेयर टू ऑल दोज पोस्ट जो सीजीएल के अंदर आती है, सीएचएसएल के अंदर आती है और जिनकी सैलरी इस पोस्ट के लगभग बराबर या कम है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लगभग सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल गए होंगे। बहुत रिसर्च की है दोस्तों, बहुत मेहनत की इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए और बहुत कुछ जानने की कोशिश की इस जॉब के बारे में, बिकॉज मैंने सीजीएल क्लियर किया हुआ है और मेरा डिपार्टमेंट नहीं था, बट क्योंकि बहुत समय से डिमांड थी इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए,
तो मैं सोचा कि एक बार ट्राई किया जाए, जितना हो सके इतनी जानकारी इकट्ठी की जाए उसके बारे में। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मेरे जानने वाले हैं, वो एज़ अ सोनोग्राफर काम कर रहे हैं, उनसे बात की और कई सारे निष्कर्ष निकल के आए, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ तक को वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।